हाँ बच्चों, अब बात करते हैं अपन। देखो अपन ने कल क्या क्लास में क्या क्या किया था। काल के बारे में बात है, टाइम के बारे में। कौन सा टाइम था ये? औषधि देने का टाइम, कि कैसे कैसे औषधि देनी है। औषध देख लेता, मतलब मेडिसिन के बारे में देख लेता। और मेडिसिन दो प्रकार की होती हैं, एक तो समन और एक शोधन। आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे शारीरिक दोषों की परम औषध। ठीक है, शारीरिक दोषों की परम औषध। कि अगर शारीरिक दोषों में इनबैलेंस हुआ, कौन है शारीरिक दोष? वात, पित्त, कफ। शारीरिक दोष का अंत कितने हैं? वात, पित्त, कफ। अगर उनमें इनबैलेंस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट अपने पास? तो परम औषध मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी औषध क्या है? तो इसका एक श्लोक है, शरीर जानाम दोषाणाम कर्मणम परम औषधम। मतलब जो शरीर के दोष है ना, उनकी कर्म से परम औषध ये हैं, वस्ति विरेको बमन तथा तेल घृतम मधु। तो वात, पित्त, कफ की, तो वात की क्या है? वस्ति, फिर है विरेचन, फिर बमन, तथा तेल घृत मधु। तेल घृत मधु मतलब क्रमश है वात, पित्त, कफ की। तो इस श्लोक को आपको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वाइवा में भी कई बहुत से बच्चों का वाइवा होता है, या फिर टीचर कुछ चीज़ पूछता है तो आप इसको बोल दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा लगेगा। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है। तो ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझते हैं दोष। पहले ही पता भाई, अपन शारीरिक दोष की बात करें तो शारीरिक दोष में कितने आएंगे? 3। वात, पित्त, कफ मैंने लिख दिया। तो श्रेष्ठ समन औषध। तो अपन ने मेडिसिन जब बात की थी औषध के बारे में, तो दो प्रकार की औषध बताई थी, एक तो समन और एक शोधन। समन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? कि उसको बॉडी में ही ठीक कर देती है, उसको वहीं पे शांत कर देती है, उसको कोई शोधन करने की जरूरत नहीं होती। तो वात की सबसे श्रेष्ठ औषध क्या है? तेल। तो वात के गुण क्या है बच्चों? तत्तर, रुक्ष, लघु, शीतो, खर, सूक्ष्म च अनिल है। और तेल, तेल क्या करता है? रुक्षता को दूर करता है, सूक्ष्मता को दूर करता है। क्योंकि तेल क्या है? स्थूल होता है, भारी होता है ना, स्निग्ध होता है। रुक्षता को दूर करता है। लघु, ये क्या है? वात का गुण क्या है? लघु। और तेल का गुण क्या है? गुरु, मतलब भारी है। तो इसके अपोजिट काम करता है। जितने जो वात के गुण है ना, उससे सारे विपरीत गुण है तेल के। तो कोई भी कहीं भी व्यक्ति के मान लो दर्द हो जाता है, अपन बोलते हैं ना भाई जॉइंट्स में दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वात बढ़ जाती है, तो अपन तेल लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो तेल लगाते हैं, तेल की मालिश करते हैं। तो कभी कभी अपन गरम तेल यूज करते हैं। गरम तेल यूज क्यों करते हैं? क्योंकि तत्व रुक्षो लघु शीतो खर है, सूक्ष्म चैनिल है। तो वात का गुण क्या है? शीत। लेकिन अब इसके विपरीत क्या करेंगे? उष्णता लेके आएंगे। तो उष्णता, गरम तेल यूज किया अपन ने। अपन मालिश करते हैं ना लहसुन वाले तेल की, जो चोट लग जाती है, शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो अपन तेल। तो सबसे मतलब बेस्ट, सबसे अच्छी श्रेष्ठ समन औषध में तेल है। ठीक है, अब आप बोलोगे कौन सा तेल? तो विभिन्न बीमारियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के तेल आते हैं आजकल मार्केट में। ठीक है, जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, नारायण तेल है, महानारायण तेल है, बहुत सारे, मतलब हजारों की संख्या में तेल हैं। आप बनाना सीखोगे सेकेंड ईयर में। तो श्रेष्ठ समन औषध, तो समन औषध का मतलब है कि आप तेल की मालिश करके, अभ्यंग करके, या इसको ग्रहण करके, मतलब अंदर लेके, मतलब बॉडी के अंदर एक मेडिसिन की तरह लेके आप वात के रोग को ठीक कर सकते हो। अब आता है पित्त, दूसरा दोष। इसका है घृत, मतलब घी। घी तो जानते हो ना आप, जिससे अपन रोटी चुपड़ के खाते हैं, वो वाला घी। तो पित्त में जब पित्त की बीमारी होती है तो सबसे श्रेष्ठ, अब पित्त क्या होता है? उष्णता, जलन पैदा करने वाला। ठीक है, तो घृत क्या करता है? शीतलता लेके आता है, उसको नॉर्मली रखता है। मतलब उसके जितने भी, पित्त एक तरीके से आपको क्या बोलते हैं, एक तरीके से एनर्जी देता है ज़्यादा। अब पित्त प्रकोपित हो गया, कुछ भी इनबैलेंस हो गया, डिक्रीज हो गया या बढ़ गया, तो घृत, इससे श्रेष्ठ समन औषध। तो पित्त के ट्रीटमेंट में मेन औषधि आएगी घी। ठीक है, ये आप, ये बेसिक फंडामेंटल है। कभी आपको लगा कि भाई वात बढ़ गया तो उस व्यक्ति को बोलो तेल का सेवन करो। किसी को आपको लगा कि पित्त बढ़ गया तो आप उसको बोलो घी का सेवन करो। ठीक है, किसी व्यक्ति को, अब अगला है कफ। मान लो कफ बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो क्या है? मधु। मधु यानी हनी, घी। ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, मेरा ध्यान कहीं बाहर चला गया। कफ यानी मधु, मधु में क्या होता है? हनी यानी शहद। मैंने घी बोल दिया था, तो यहाँ पे आएगा शहद। मधु को बोलते हैं शहद, हनी। तो अब आप बोलोगे कि भाई कफ होता है गुरु, स्निग्ध। ठीक है, मीठा भी होता है, क्योंकि मधुर रस से कफ बढ़ता है। तो आप बोलोगे कि सर मधु भी तो मीठा होता है, तो इससे तो कफ बढ़ जाएगा,
उल्टा रोग थोड़ी ठीक करेगा। तो मैं आपको बता दूं, मधु का रस होता है कसाय होता है, ठीक है, कसाय होता है, मतलब जो हनी है ना वो कसाय रस से होता है, प्रॉपरली मीठा नहीं होता है, मीठा होता है लेकिन उसका मुख्य रस जो है ना, मेन डोमिनेंट है, वो कसाय रस होता है। आपने मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय पढ़े हैं ना, 6 रस, उसमें कसाय रस का होता है। तो मतलब अपन खांसी हो गई, जैसे मेरे कफ है इस समय, थोड़ा मामूली कफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हनी का सेवन कर रहा हूँ। अब जितने भी मार्केट में जितने भी हनी आ रहे हैं, ठीक है, अपन बोलते हैं कि भाई पतंजलि का हनी है, ठीक है, बी कंपनी का हनी है, मतलब डाबर कंपनी का हनी है, बहुत सारे कंपनी के हनी आ रहे हैं, लेकिन आप जब भी यूज़ करो तो कोशिश करना कि जो प्योर हो, मतलब मधुमक्खी का, आप गांव में ऐसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, या जो फार्म हाउस होते हैं मधुमक्खी के, डायरेक्ट उनसे लो तो वो जल्दी काम करता है और रोग पे इफेक्ट भी करता है। तो सबसे बेस्ट औषध क्या है, मधु, मतलब किसमें, समन में। तो ये फंडामेंटल है, बार बार आएगी ये चीज़, तो आप इस चीज़ को रट लो कि वात में तेल है, पित्त में घी है और कफ में शहद है। कोई सा भी पेशेंट आए कफ का, आपको पता लग जाए भाई कफ की इन्फॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी है कफ की, तो आप उसको मधु दे दो। नॉर्मली भी मधु खाएगा ना, 15 दिन तक उसका रोग है ना 50% गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि क्यों है, ये श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट औषध है। अब आजकल क्या रिसर्च हो रही है इस पर कि आप देखते होंगे कि भाई इस कंपनी ने किया रिसर्च, शहद है खांसी में लाभदायक। अरे ये तो हमारे 5000 साल पहले ही लिख दिया, आप कुछ भी बोलते रहो, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। आज से 10,000 साल बाद में भी यही रहेगा, 1,00,000 साल बाद में भी यही रहेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता और इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट मिल भी नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखना। अब आता है श्रेष्ठ शोधन औषध। श्रेष्ठ शोधन औषध, यहाँ पे मैंने इंग्लिश मेंशन कर दिया है, जो दोबारा देख रहा था मैं, तो आपको मिल जाएगी जब पीडीएफ आएगी ना दूसरी, तो उसमें इंग्लिश वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ये मतलब साथ में इंग्लिश में मेंशन कर रखी है। तो वस्ती यानी एक तरीके से अपन एनिमा लगाते हैं ना सफाई करने के लिए, जैसे कि मल को बाहर निकालने के लिए, तो एक है सपोर्टरी के रूप में। तो एक सपोर्टरी लगाते हैं, मतलब एक एनस में जो गुदा मार्ग है उसमें अपन जो औषधि है उसको प्रवेश कराते हैं। एक बस्ती यंत्र होता है, ये बस्ती है तो बस्ती यंत्र होता है, एक पुटक होता है, थैला होता है, उसको एनिमा बोल लो, एनिमा से समझ लो थोड़ी देर के लिए। एनिमा अलग है लेकिन उससे मिलता जुलता ही है, उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई एनिमा। अपन ने देखा होगा ना एनिमा कैसे देते हैं गुदा मार्ग में, तो उसमें वर्ती वर्ती सर। हाँ हाँ, तो सपोर्टरी बोलते हैं इसको, है ना। तो उसमें औषधि जी। द्रव प्रवेश कराते हैं गुदा मार्ग से एनएक्स मार्ग में। उससे क्या, जितनी भी बीमारी है, जितनी भी गंदगी है, वो गुदा मार्ग से बाहर आ जाती है, वो होती है वस्ती। तो श्रेष्ठ शोधन औषध। वात में वस्ती क्यों लगाते हैं, आप ये भी पूछ सकते हो, क्योंकि वात का स्थान कहाँ है, नाभि से नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे नज़दीक जो अपनी बॉडी का सबसे नज़दीक छिद्र है एनस ही है, तो इसलिए वस्ती लगाते हैं, ठीक है। पित्त, पित्त में क्या होता है, विरेचन। विरेचन क्या होता है, मतलब एक तरीके से अपन देखो बस्ती में तो अपन औषधि प्रवेश कराते हैं, फिर बाहर निकलती है वो 1 घंटे बाद में, जो भी कंटेंट लिया ना औषधि के हिसाब से। लेकिन विरेचन में क्या होता है, अपन ने मुँह के मार्ग से तो औषधि ली, फिर गुदा मार्ग से उसका शुद्धिकरण होना, मतलब गुदा मार्ग से उन जो अशुद्धियाँ उनका बाहर निकलना। तो समझना दोनों में डिफरेंस है। दोनों में जो डिफॉर्मिटी है, जो गंदगी है, जो रोग है, एनएस से ही बाहर आ रहे हैं। लेकिन वस्ती में तो एनएस से ही प्रवेश कराते हैं और एनएस से ही बाहर आता है। लेकिन विरेचन में क्या है, मुख से अपन सेवन करते हैं किसी औषधि का, फिर वो विरेचन मतलब गुदा मार्ग से बाहर निकलती है, समझो। अपन समझ लो कि जानबूझ के लूज मोशन लगवाना, एक तरीके से डायरिया। डायरिया तो एक तरीके से रोग हो गया, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन विरेचन एक मेडिकेटेड तरीका होता है जिससे अपनी पेट की साफ सफाई हो जाती है, पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। अब ये पित्त विरेचन ही क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसका आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में मुख्य स्थान होता है पित्त का, क्योंकि पाचक काम वहीं तो करता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी, क्योंकि अपन मुख्य मार्ग से लेंगे कोई भी औषधि, कोई सी दवाई, उससे विरेचन लगेंगे और उसकी सफाई हो जाएगी अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पे कफ है, कफ का स्थान क्या है, हृदय से ऊपर, और ऊपर क्या है अपना मुख, तो बमन मतलब एमिसेस, मतलब जानबूझ के बमन कराना। सुबह सुबह उठ के बहुत से लोग पानी पी के उल्टियाँ करते हैं ना, अंगुलियाँ डाल के, एक तरीके से बमन, जानबूझ के बमन कराना। तो ये सबसे श्रेष्ठ औषध है, वात की, वस्ती, पित्त की, विरेचन, कफ की, बमन। अब इसका देखो पूरा चैप्टर है वस्ती का 1, विरेचन का पूरा चैप्टर है 1, बमन का पूरा चैप्टर है 1। तो कन्फ्यूज मत होना कि भाई ये क्या होते हैं।
पूरा डिटेल में चैप्टर हैं, कम से कम 10-10 दिन लगेंगे इनके चैप्टर, मतलब तीनों चैप्टरों को 10 दिन लगेंगे पढ़ाने में। तो इतना मत समझ लें कि भाई वस्ती हो गया, विरेचन हो गया, बमन हो गया। क्या प्रोसेस है, कैसे करवाना है, कौन सी औषधि यूज़ लेनी है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए, बमन कराने से पहले क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। कन्फ्यूज़ मत होना, अभी तो बस है ना बेसिक फंडामेंटल है कि भाई वात की व्याधि है तो वस्ती करवाओ, पित्त की व्याधि है तो विरेचन करवाओ, और कफ की व्याधि है तो बमन करवाओ। बस इतना सा याद रख लो अभी तो बस, क्योंकि मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम है, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर है। अब चैप्टर को मैं यहाँ पे समझाने लग जाऊँ तो फिर हो जाए ना, अपन बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या है, वस्ती क्या है, विरेचन क्या है। बस इतना समझ लो कि ये सपोर्टरी है, मतलब एक तरीके से एनीमा है। विरेचन एक तरीके से लूज मोशन है, जो मतलब मेडिकेटेड लूज मोशन समझ लो। बमन मतलब एमिसेस, मतलब उल्टी, जानबूझ के उल्टी करवाना। इतना समझ लो, अभी तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका जो मेडिकल तरीका है, मेडिकल परिभाषा है, मेडिकल प्रपोजल, सब चीज़ अपन स्टडी करेंगे बाकायदा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मानसिक दोषों की परम औषध। शारीरिक दोषों की हो गई भाई। शारीरिक दोष जैसे वात पित्त कफ में इनबैलेंस है तो आपने सीख लिया भाई, सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट ये है, या तो आप ये कर दो या है तो ये कर दो, ठीक है। तो आप डॉक्टर बन गया आज ही कि भाई कोई सा पेशेंट आया, बस अब आपको ये पहचानना आना चाहिए कि व्याधि किस तरह की है, वात व्याधि है, पित्त व्याधि है, कफ व्याधि है। देखो ट्रीटमेंट तो हर जगह है। मैं आपको बता दूँ एक इम्पोर्टेंट बात, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आप है ना किसी भी डॉक्टर से पूछो कि मेरी ये बीमारी है, ट्रीटमेंट और लिख देगा, अच्छा ही लिख देगा। लेकिन आप बताओ ही नहीं, अनवांटेड बीमारी है, आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। मुझे मतलब मेरे तो बस पेट में दर्द है, ठीक है, गैस बनती है, क्यों बन रही है गैस, सर में दर्द है, क्यों सर में दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं, बस आपको पता है कि सर दर्द हो रहा है, लक्षण पता है आपको, लेकिन क्यों हो रहा है वो डॉक्टर पता लगाएगा। किसकी व्याधि है, क्यों व्याधि है, वो डॉक्टर पता लगाएगा। वो जाँच करवाएगा, आपकी नब्ज देखेगा, आपके लक्षण देखेगा। तो निदान है ना, रोग की जानना, रोग को समझना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा। क्योंकि डायग्नोसिस करते हैं ना अपन ट्रीटमेंट का, मतलब रोगी का जो डायग्नोसिस करते हैं ना, वही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। पता ही नहीं चलता आजकल क्या बीमारी है, उसको समझ जाओ, ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आजकल डायग्नोसिस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको, क्योंकि सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी है ना, अच्छे से पढ़ना उसको। अब देखो मानसिक दोषों की परम औषध। अब इसका एक श्लोक है, धी धैर्य आत्मा दि विज्ञानम मनोदय औषधम परम। धी, देखो धी, धैर्य, आत्मा दि विज्ञानम, मनोदय औषधम परम। तो ये बोल रहा है कि भाई धी धैर्य आत्मा मतलब तीन, ये मतलब मन की परम औषध है। मानसिक दोषों के लिए सत्वाज चिकित्सा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, सत्वाज चिकित्सा। मानसिक दोषों के लिए सत्वाज चिकित्सा। जिन बच्चों ने पदार्थ विज्ञान की क्लास लिया उनको अच्छी तरीके से पता होगा सत्वाज चिकित्सा क्या, क्योंकि वहाँ पे आया था। त्रय चिकित्सा, त्रिविध चिकित्सा मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ भी सत्वाज चिकित्सा अष्टांग में भी आता है। तो सत्वाज चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। मानसिक दोषों के लिए जो चिकित्सा की जाती है ना, उसे सत्वाज चिकित्सा कहते हैं। इसमें क्या आते हैं परम औषध में, धी, धैर्य और आत्मा। अब ये धी क्या है, धैर्य क्या है, आत्मा क्या है, अभी देख लेते हैं। देखो धी यानी होती है बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है ना, यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि, वास्तविक ज्ञान कराने वाली बुद्धि। मतलब कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ए बराबर ए ही लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो आप सुन रहे हो ना, मतलब वास्तविकता में जो मैं बोल रहा हूँ वही तो सुन रहे हो आप। आपके आसपास, आपके पास मोबाइल है, आपके पास आपका रूम है, फैन है, टेबल है, ये सब का जो वास्तविक ज्ञान करा रही है वो बुद्धि है। तो मतलब धी, बुद्धि, यथार्थ ज्ञान कराने वाली बुद्धि। फिर दूसरा है धृति। धृति को क्या बोलते हैं, धैर्य। धैर्य मतलब आप समझते हो, धैर्य रख भाई, पैसेंस रख। नियंत्रण कराने वाली बुद्धि, मतलब आपको थोड़ी कैपेबल बनाएगी, एक स्टेबल बनाएगी, एक नियंत्रित करेगी हर तरह को। ऐसा नहीं कि हाइपर एक्टिव, नहीं, कंट्रोल में, नॉर्मल वैल्यू में। और आत्मादि, मोक्ष के रास्ते का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। आत्मा आदि मतलब जो आत्मा है ना, वही तो अपन को मोक्ष के रास्ते पे लेके जाती है। आत्मा मन मिल के आपस में मनन करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो मोक्ष के रास्ते का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। अब इसको समझो कि जो मानसिक दोषों की परम औषध है ना, क्या है, धी, धैर्य, आत्मादि, बुद्धि, नियंत्रण और आत्मा। इन तीनों को कंट्रोल कर लो आप। कैसे करोगे कंट्रोल, ध्यान लगा के, सत्वाज मतलब मन को कंट्रोल करके। बुद्धि,
बुद्धि, धैर्य और आत्मा, इन तीनों को आप कंट्रोल करो। आपकी बुद्धि को, आपके धैर्य को और आपकी आत्मा को कैसे करोगे? ये सब अष्टांग योग में आते हैं, ध्यान धारणा समाधि में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, जो अष्टांग योग होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है मानसिक रोगों में। कैसे कि आप हमेशा सत्य बोलो, हमेशा चोरी मत करो, जो मतलब यम और नियम है ना, 5-5 अभी बताऊंगा मैं, अष्टांग बता दिया होगा शायद। यम और नियम 5-5 होते हैं, ठीक है, वो उनको पालन करो। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी इच्छाएं सीमित रखो, चोरी मत करो, अहिंसा मतलब साधारण नॉर्मल तरीके से रहो, हिंसा मत अपनाओ, ठीक है, ज़रूर से ज़्यादा किसी चीज़ का इकट्ठा मत करो, और प्राणायाम करो, योग करो, भगवान के मन में ध्यान लगाओ, आसन लगाओ, वो सारी चीज़ें आती हैं। मतलब अष्टांग योग बहुत डिटेल में है, 3rd ईयर का पूरा एक बुक है, मतलब 50 नंबर का टॉपिक है 3rd ईयर में, बहुत डिटेल में है। तो उसके माध्यम से ये बुद्धि, धृति, मोक्ष ये सब वहीं से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया भाई बुद्धि, धृति, मोक्ष कंट्रोल कर लो और आपने कि हाँ सर कंट्रोल हो गया। मामूली बात थोड़ी है, इजी थोड़ी है। आप इसको समझोगे, आप इसको अपने जीवन में उतारोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके कुछ होगा। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया और आपने बोला कि हाँ बेटा जाके, आपने पेशेंट आया, आपको ऐसा करना है कि भाई आपको क्या करना है, यम, नियम, आसन, ध्यान धारणा समाधि ये करनी है। हाँ सर मैं कर लूँगा। उसके बाद में वो बस मस्त सो रहा है, कोई टेंशन नहीं, झूठ भी बोल रहा है, मतलब कुछ झगड़े भी कर रहा है, लोगों को नुकसान भी पहुँचा रहा है, सारे पाप कर्म कर रहा है, मतलब कैसे होगी? उसका मन कैसे शांत होगा? उसका तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी, आज उसको परेशान किया कल दूसरे को परेशान करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी बुद्धि है, जो आप उस पर कंट्रोल रखो, आपकी इच्छाओं को नियंत्रित रखो, ठीक है, ध्यान लगाओ। ध्यान किसी चीज़ में लगाओ, आपका जो इष्ट है, सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, उसमें ध्यान लगाओ। तो यही बात बोल रहा है कि बुद्धि, धृति, मोक्ष। मानसिक दोष होते हैं ना, जो पागल होते हैं, उनको समझाओ, उनका काउंसलर करो। काउंसलर क्या करता है? उनको समझाता ही तो है। काउंसलर उनकी प्रॉब्लम सुनता है। वो पूछेगा काउंसलर आप पेशेंट से कि बेटा बोल, क्या तेरी क्या बीमारी है, क्यों कर रहा है तू ऐसा? उसको कि वो बोलेगा कि मुझे ऐसा ऐसा दिखता है, फिर वो उसको समझाएगा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, वो एक्सपायर हो गया। मतलब बहुत कुछ काउंसलर देखते हो ना आप, टीवी पे देखते होंगे, तो वो काउंसलिंग करते हैं एक तरीके से, उसको समझाते हैं। तो मानसिक रोगों की चिकित्सा बुद्धि, धैर्य और आत्मा, इनको कंट्रोल करना, ठीक है। 2 ही टॉपिक पर अपनी आज पूरी क्लास निकल जाएगी क्या? चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन, मतलब हर साल रिपीट होता ही है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है। 10 नंबर में, 5 नंबर में और 2 नंबर में, तीनों ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि चिकित्सा के चतुष्पाद का विस्तार से वर्णन करो, मतलब 10 नंबर या 20 नंबर में। कभी कभी आएगा जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं वो क्या है, मतलब ये एक लाइन आ जाएगी इतनी सी। कभी कभी आ जाएगा कि विषक के 4 गुण लिखो, तो मतलब सबके 4 गुण है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है घूम फिर के, तो इम्पोर्टेंट है मतलब ये, और इसमें से आता ही है। तो विषक, द्रव्य, उपास्तता, रोगी, पा चतुस्तम, चिकित्सा निर्दिष्टम प्रत्येक तच्च चतुर्गुणम। ये मतलब ये बात बोल रहा है कि 4 होते हैं चिकित्सा में, चतुष्पाद मतलब 4 पिलर है चिकित्सा के। समझना इस चीज़ को कि जो चिकित्सा है ना, किसी भी रोग को दूर करना है तो उसके 4 पिलर हैं। एक तो पहला है विषक, विषक यानी वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, ठीक है। दूसरा है द्रव्य, औषध मतलब मेडिसन, ठीक है। तीसरा है उपास्तता मतलब परिचारक, परिचारक मतलब नर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश मेंशन कर रहा कि मैंने आज दोबारा देख रहा था तो मैंने मेंशन कर दिया, मुझे पता था आप प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। फोर्थ है रोगी, रोगी यानी आतुर, पेशेंट, ठीक है। तो समझ में आया, डॉक्टर, मेडिसन, नर्स और पेशेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँगा हूँ तुरंत समझ में आ जाता है आपको, मुझे पता है। तो यहाँ पे विषक लिख रहा है इसलिए मैंने वैद्य कर दिया। द्रव का मतलब औषध, उपस्थ यानी परिचारक और रोगी यानी आतुर। ये 4 है ना पिलर हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ अनुपस्थित रहेगी तो आपका जो रोग है ना वो दूर नहीं जाएगा, आप रोगी ही बने रहोगे। तो ये बोल रहा है चिकित्सा कर्म में पूर्ण सफलता हेतु 4 गुणों का होना अति आवश्यक है। यहाँ पे हमने गुण लिखे हैं, यहाँ पे आप पाद भी ले सकते हो, मतलब ये 4 पाद भी लिख सकते हो। 4 पादों का होना अति आवश्यक है, कुछ भी लिख सकते हो, अभी कोई टेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा हिंदी के वर्ड में भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने गुण लिखा है,
मैं चाहता था क्योंकि बुक में गुण ही था तो मैंने गुण ही इसमें मेंशन कर दिया। इन गुण में से या फिर इन पादों में से किसी एक अनुपस्थित होना या पूर्णतः गुण युक्त न होना। जैसे कि मान लो ये बोल रहा है कि इन गुणों में से किसी एक की अनुपस्थिति, अगर मान लो इनमें से वैद्य डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, औषधि नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, परिचारक ही नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, और रोगी नहीं है तो किसका ट्रीटमेंट करोगे। तो इनमें चारों में से किसी एक की अनुपस्थिति होना या पूर्ण गुण युक्त न होना, डॉक्टर में कोई कमी है, औषधि मतलब जो मेडिसिन आपके पास वो बेकार है, या फिर परिचारक जो नर्स है उसमें कोई कमी है, वो मतलब दवाइयाँ सही ढंग से नहीं दे रहा है उसको, या कुछ बताया नहीं, कुछ छुपा लिया, और रोगी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, दवाई नहीं ले रहा, आपको बताया नहीं कि दर्द कहाँ पे है, आपको बताया कि सर में दर्द है और उसके एक्चुअली में हो रहा है पेट में दर्द। तो इन चारों में से पूर्ण गुण युक्त ना होना, कोई ना कोई कमी है इनमें से होना, चिकित्सा क्रम की सफलता में बाधक होता है। मतलब कभी वो रोग ठीक नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा अगर इन चारों में कोई ना कोई कमी है तो। क्लियर ये बात बच्चों? हेलो? यस सर। हाँ, गुड गुड। मैं लगातार बोल ही रहा था, मैंने पूछ लूँ एक बार। देखो इन चारों में से वैद्य ही प्रमुख है, और अब देखो यहाँ पे बोल दिया कि भाई इन चारों में किसी एक की कमी है तो मान लो ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होगा, लेकिन लास्ट में क्या बोला है, इन चारों में वैद्य ही प्रमुख है, क्योंकि इसके बिना ये तीनों पाद निरर्थक है, मतलब बेकार है, और वैद्य योग हो तो इन निरर्थक या अयोग्य पादों से भी चिकित्सा कर्म सुयोग्य कर सकता है। इस लाइन का मीनिंग समझो कि भाई औषधि नहीं मिल रही, जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं मिल रही, आपके पास जो नर्स है ना, आपका जो हेल्पर है वो भी ढंग का नहीं है, रोगी भी ढंग का नहीं है, बात नहीं मानता, लेकिन जो वैद्य है अगर माइंड लगाए तो औषधि दूसरी दे सकता है। मान लो आपको देनी है त्रिफला चूर्ण देना है, त्रिफला नहीं मिल रहा, आपको दूसरा चूर्ण दे सकते हो, जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण देना है आपको, ठीक है, अब सीतोपलादी चूर्ण नहीं मिला तो आप तालिसादी चूर्ण दे दो, है ना वैद्य के ऊपर। अब वैद्य डिसाइड कर लेगा कि हाँ यार ये भी यही काम करेगा, ये दवाई नहीं मिल रही तो ये ले ले, तो औषधि का वो मतलब चेंज कर देता है, मेडिसिन अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरी दे देगा, मतलब ज्ञानी है ना वैद्य। परिचारक की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सीधा बात कर लेता है पेशेंट से, सीधा समझा देता है, तो इतना इसका ध्यान नहीं, इतनी भी इसकी टेंशन नहीं है। और रोगी को वो समझा देगा कि देख बेटा दवाई सही ढंग से लेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, उसको कैसे भी करके समझाएगा एन केन प्रकार करके। तो इसके लिए बोला कि वैद्य जो डॉक्टर है ना वो श्रेष्ठ है, इन चारों में से वैद्य ही प्रमुख है। अगर मतलब ये श्रेष्ठ है ना, वैद्य में अगर सर्वगुण संपन्न है, सभी कर्म हैं उसके अच्छे, तो इनमें कोई कमी हुई ना तीनों में तो संभाल लेता है कि ठीक है काम चल जाएगा तुम्हारा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन इसी में थोड़ी सी लेकिन अगर डॉक्टर में ही कुछ ना कुछ कमी निकली तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो उस पेशेंट को मरना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अपने कर्तव्य के साथ जो अपने डॉक्टर ही तो बन रहे हैं, फर्स्ट ईयर ही तो है अपना, तो अपने अच्छे से पढ़ना, किसी पेशेंट की लाइफ आपके हाथ में होती है, एक गलत औषधि उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी ट्रीटमेंट करते समय बहुत सावधानी और अच्छे से करना, मतलब क्योंकि सब आपके हाथ में रहता है, आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर को सतर्क रहना चाहिए। अब डॉक्टर के क्या गुण हैं, चारों गुण आपको क्या हैं वो आप में मेंशन होने चाहिए, अब वो करते हैं। वैद्य के गुण मतलब डॉक्टर के गुण, मैंने देखो मेंशन कर दिया डॉक्टर। तो इसका एक श्लोक है, दक्ष स्थितार्थो शास्त्रतार्थ दुष्टक्रमा सूची विषके। अब देखो मेरी संस्कृत पे इतना ध्यान मत देना, मैं कैसे भी बोल लेता हूँ क्योंकि संस्कृत कभी पढ़ी नहीं मैंने, मैं बस मतलब समझता हूँ इस चीज़ का। क्योंकि पीजी में जब क्वेश्चन आता है ना तो बस ये श्लोक दे देंगे, फिर ये अंडरलाइन कर देंगे भाई ये किसके गुण है, तो बस हाँ आपने पढ़ रखा है तो आपको पता लग जाएगा ये वैद्य के गुण है। तो ऑप्शन में आएंगे वैद्य के गुण, द्रव्य के गुण, उपस्था के गुण, रोग के गुण। आपने पढ़ रखा है तो आप लगा दो भाई वैद्य के गुण है, आंसर ए, सिंपल सी बात। तो ये श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए। बुलाग नहीं आता तो लिख के प्रैक्टिस किया करो। तो लिखना मैं लिख देता हूँ, बुलाग नहीं आता मेरे से। जब टीचर मेरे को खड़ा करते थे ना तो मैं बोर्ड पे चला जाता था और बोर्ड पे लिखता था। मैंने बोलता था सर से कि मेरे से बुलाग नहीं आता, मैं लिख दूंगा। तो मेरे को टीचर बुलाते थे आगे कि मैं बोर्ड पे लिख, तो मैं बोर्ड पे लिख देता था, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते थे वो बोलते थे लेकिन उनको लिखा नहीं आता था क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की। क्योंकि अपन को एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि पेपर जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है ना वो लिखना होता है आपको पेन से, तो आप लिख के प्रैक्टिस किया करो। बुलाक आए या ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लिख दोगे कॉपी में तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लिख के प्रैक्टिस किया करो, ओके। तो 4 गुण है यहाँ पे लिखी देगी, 4 गुण है, प्रत्येक के 4 गुण है। वैद्य के कितने गुण हैं? 4। पहला है दक्ष, दूसरा है तीर्थ शास्त्रार्थ,
ठीक है। तो दक्ष का क्या मतलब है? चतुर, अपने कार्य में श्रेष्ठ, ठीक है। यहाँ पे आप दक्ष की मतलब सतर्क भी लिख सकते हो, मतलब अलर्ट रहे एकदम, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन आए मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा मतलब दक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कोई पेशेंट आया घबरा गया, डॉक्टर घबरा गया, ये मुझसे तो नहीं होगा ये। तो कहने का मतलब दक्ष का मतलब विभिन्न अर्थ निकलते हैं। उसको चतुर होना चाहिए, अपने कार्य में श्रेष्ठ होना चाहिए और हर सिचुएशन के लिए अलर्ट रहना चाहिए। कैसी भी कंडीशन आ सकती है उसको उस सिचुएशन के हिसाब से अलर्ट रहना चाहिए। तो ये है दक्ष। आपको दक्ष लिख देना है, वहाँ पे काफ़ी है एग्जाम में। दूसरा है तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, मतलब शास्त्रों का सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान क्या होता है? डिटेल्ड नॉलेज अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट। आप डॉक्टरी तो बन रहे हो, तो आपको जो आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी आप स्टडी करोगे उसका डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए कि कैसे रोग उत्पन्न होता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या करना चाहिए। तो मतलब शास्त्र यानी जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी डिग्री है, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पास होने के लिए पढ़ रहे हो। पास होना मामूली बात है, क्योंकि मेरी क्लास में आप है ना प्रैक्टिकल करना ज़्यादा सीखोगे, क्लास तो फिर भी आप पास हो जाओगे कैसे भी, जितना इतना तो लिख ही दोगे, क्योंकि मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना समझा रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंटली बात है चिकित्सा, क्योंकि अपन डॉक्टर बन रहे हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा। फिर सेकंड ईयर से तो आप रट्टा स्टार्ट कर दोगे, मुझे पता है। कोई बहुत से बच्चे तो पीजी में चले जाएंगे और बहुत सी चीज़ें रट्टा स्टार्ट कर दोगे, फिर बोलेंगे ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल में। सैनिक कहने का मतलब है शास्त्रों का सम्यक ज्ञान। तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक और जो भी इससे रिलेटेड बुक हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो पहला हो गया दक्ष यानी चतुर, अपने कार्य में श्रेष्ठ मतलब अलर्ट, हर सिचुएशन के लिए अलर्ट। और दूसरा है तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, मतलब शास्त्रों का उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अब आप है ना इसको दक्ष लिख दो, फिर दूसरा लिख दो शास्त्रों का सम्यक ज्ञान, जो भी आपको समझ में आए ना वो लिख दो। मतलब दक्ष लिख दिया आपने पहला, फिर दूसरा शास्त्रों का सम्यक ज्ञान लिख दिया। अब तीसरा गुण क्या है? दृष्ट कर्मा। दृष्ट कर्मा का मतलब क्या है? चिकित्सा क्रम को भली प्रकार देखा हो। अब यहाँ पे देखा हुआ लिखा मैंने, मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक तो पढ़ना अलग बात है, फिर एक प्रैक्टिकल नॉलेज अलग बात है। आपने पढ़ सभी लिया लेकिन आप उसको यूज़ करना ही नहीं जानते। मैंने देखा है बहुत से बच्चे वो टॉपर होते हैं, मतलब पीजी के एग्जाम में टॉप किया होता है उन्होंने, लेकिन उनको एक इंजेक्शन लगाना नहीं आता, उनको एनिमल लगाना नहीं आता। उनसे पूछ लेना कि सर ये ट्रीटमेंट का क्या औषधि है, उसने पढ़ सब रखा है लेकिन उसको यूज़ नहीं लेना नहीं आता। तो ये बोल रहा है कि चिकित्सा क्रम को भली प्रकार देखा हो और साथ में उसको किया हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अच्छी खासी हो, मतलब श्रेष्ठ हो, अच्छी हो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको आनी चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। तो ये डॉक्टर के गुण हैं, आपको अलर्ट रहना है, आपको अपने कार्य में श्रेष्ठ रहना है, ठीक है। आपको किताबों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि भाई रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर ऐसा रोग आ गया तो कैसे ठीक करना, ऐसा पेशेंट आ गया तो कैसे ठीक करना, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सूची स्वच्छ, मतलब उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर खुद गंदा है, उस पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं, हॉस्पिटल साफ़ नहीं है, तो बीमारी का घर तो खुद नहीं बना रखा है, तो उसको स्वच्छ रहना चाहिए। क्लियर बात? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। ओके, क्या बात है, आज एक बच्चा कोई ज़्यादा है मेरे को ऐसा लग रहा है क्लास में। आप लिंक तो शेयर नहीं कर देना किसी के साथ? तो 27 है सर, कल तो 30 थे। नहीं, कल पदार्थ की क्लास में थे वो। कोई ना, मैं देख लूँगा, वो तो मैंने ऐड कर लिया, अभी चेक कर लूँगा मैं। अब देखो औषध मतलब मेडिसिन के गुण, 4 गुण याद हो गए ना आपको, मतलब दक्ष, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ और स्वच्छ। आप मतलब ऐसे जो ये संस्कृत के वर्ड लगो, आप हिंदी के वर्ड भी लिख सकते हो। आपको इंग्लिश वाला वर्ड याद आ रहा है तो इंग्लिश वर्ड मतलब, लेकिन 4 होने चाहिए, चारों अलग होने चाहिए। औसत के गुण मतलब कहने का मतलब यही नहीं कि आप चिकित्सा को भली प्रकार देखा हो, एक तो ये कर दिया, फिर दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज वाला, ऐसे मत कर देना। कहने का मतलब है कि ये श्लोक में दे रखे ना 4, दक्ष, तीर्थशास्त्र, दृष्टकर्मा और सूची, मतलब ये चारों ही लिखने हैं आपको, इसलिए मैं आपको श्लोक याद करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो औषध के गुण मतलब मेडिसिन के गुण। मेडिसिन कैसे होनी चाहिए? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, कंफ्यूज नहीं होगे तो इस श्लोक को याद कर लेना, मैंने याद कर लिया था तो मैं फ़ायदे में हूँ आजकल।
बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम, और सीधा सा भी है ये तो, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में गया था तो मुझसे पहला यही पूछा था कि कौन सा श्लोक याद है। तो बहुकल्पम, बहुकल्पम यानी जिसकी बहुत सी कल्पनाएं की जा सकें। अब कल्पनाएं जैसे चूर्ण वटी क्वाथ, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो चूर्ण नहीं ले सकते क्योंकि चूर्ण बहुत कड़वा होता है, तो उसकी टैबलेट बना दी वटी, ठीक है। कोई बोसा होता है कि वो वटी भी नहीं ले सकता, गोली नहीं ली जाती, टैबलेट नहीं ली जाती किसी बच्चे से, किसी बड़े बड़ों से नहीं ली जाती, बच्चा तो बहुत दूर की बात है, तो उसको क्वाथ पिलाओ, काढ़ा, ठीक है। किसी किसी को मान लो क्या बोलते हैं ऐसे लेने क्वाथ नहीं लेता है तो वटी ले लेता है, मतलब उसको ऐसी होनी चाहिए औषधि जैसा पेशेंट सुटेबल करे, जैसे उसको ले सके, ग्रहण कर सके, वैसी बन जाए वो। ऐसे नहीं कि भाई पेशेंट टैबलेट नहीं ले सकता तो उसकी टैबलेट फॉर्म में ही आएगी, उसका चूर्ण नहीं बन सकता, मतलब कहने का मतलब है उसकी कैसी भी टैबलेट बना दो, चूर्ण बना दो, उसको पेय रूप में दे दो, लेकिन उसको अपने शरीर में पहुंच जाए, वो कैसे न कैसे तक उसके पेशेंट के पेट में पहुंच जाए, तो अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध होनी चाहिए। तो वो है बहुकल्पम, मतलब बहुत सारी कल्पनाएं की जा सकें उसकी। बहुगुण युक्त, भिन्न भिन्न गुणों से युक्त, कहने का मतलब ये है बहुगुणम, एक औषधि मोस्ट ज़्यादातर गुणों से युक्त होनी चाहिए कि वो रोग को पूरी तरीके से ठीक करे। ऐसे नहीं कि भाई जैसे कि अब बुखार है, बुखार में आपका टेम्परेचर भी हाई रहता है, ठीक है, शरीर में और सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो एक ऐसी औषधि होनी चाहिए वो सारे कॉम्प्लिकेशन को डाउन करे और आपका टेम्परेचर भी डाउन करे और आपको ठीक करे। तो मतलब बहुगुण युक्त, कहने का मतलब है कि कम से कम औषधि यूज लेनी पड़े, कम से कम टैबलेट यूज लेनी पड़े, अलग अलग औषधि कम लेनी पड़े, एक ही औषधि में काम हो जाए, ऐसी औषधि ढूंढो। जैसे कि अब देखो अमृता है, जैसे कि गिलोय घनवटी, ठीक है, गिलोय का पौधा है, जो गिलोय का काढ़ा है, गिलोय की घनवटी है, गिलोय सत्व है, गिलोय का जो चूर्ण है, कितनी सारी एक औषधि है गिलोय, लेकिन काम कितना कर रही है, बहुत सारा, तो बहुगुणम युक्त, मतलब वो बहुत सारे गुणों से युक्त है, तो ऐसी औषधि होनी चाहिए मोस्टली। संपन्नम, रस गुण वीर्य विपाक से संपन्न होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे आपने कोई औषधि ले ली, 6 साल तक धरी रही, उसकी मतलब पोटेंसी समाप्त हो गई, मतलब उसका वीर्य समाप्त हो गया, उसमें रस ही नहीं है, वो सूख गई। जैसे बहुत सी औषधियों में रस काम आता है, बहुत सी बीमारियों में रस काम आता है, बहुत सी बीमारियों में गुण काम आता है, बहुत सी बीमारियों में वीर्य काम आता है, बहुत सी में विपाक काम आता है, तो वो संपन्न होनी चाहिए। जो जिस चीज़ में काम आनी चाहिए वो संपन्न होनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे 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 पुरानी होती जाएगी औषधि मोस्टली, अब जैसे कि वीर्य है, अपन बोलते हैं ना भाई एक्सपायरी डेट 2 साल तक की है, एक्सपायरी डेट 3 साल तक की है, तो वो संपन्न होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसमें रस गुण वीर्य विपाक सभी गुण उपलब्ध होने चाहिए, वो श्रेष्ठ होती है, मतलब संपन्न। फिर है योग, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, मतलब जिस डिजीज़ के लिए अपन उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसको डिजीज़ को, उस रोग को ख़त्म करने वाली होनी चाहिए, उसका नाश करने वाली होनी चाहिए। सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, एक विशेष रोग के लिए अपन विशेष रोग के लिए एक विशेष औषधि देते हैं, ऐसे थोड़ी है एक ही औषधि हर रोग में दे रहे हैं, नहीं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधि है। जैसे बुखार में अपन संजीवनी बटी देते हैं, ठीक है, जुकाम में गोजीवादी क्वाथ देते हैं। आप सीखोगे ट्रीटमेंट, ये औषधियाँ योग फोक के नाम 3rd ईयर में आके सीख जाओगे, टेंशन मत लो इतना। तो सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, मतलब उस रोग को दूर करने वाली होनी चाहिए। अपना एक चैप्टर ना कल पूरा हो जाएगा शनिवार को। अब है परिचारक के गुण। परिचारक क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ नर्स, मतलब गुण यानी क्वालिटी, नर्स यानी परिचारक, तो क्वालिटीज ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ मेडिसन, क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। तो परिचारक के गुण, औषधि के गुण, औषधि गुण हो गए। तो परिचारक के गुण देखते हैं, अनुरक्त सूची दक्षो बुद्धिमान परिचारक, सीधा सा कोटेशन है, याद होना चाहिए। अनुरक्त यानी रोगी से स्नेह रखने वाला, ऐसी नर्स होनी चाहिए कि रोगी कैसा भी है, कितना भी गंदा हो, कितना ही कुरूप हो, कितना ही बेकार हो, कितनी भयंकर बीमारी हो, लेकिन उससे स्नेह रखना चाहिए, मतलब उसको सांत्वना देनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तू ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं किया कितना बेकार हो उससे दूर भाग जाओ, उसको हीन भावना से देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो परिचारक है, जो नर्स है, रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सूची, सूची यानी सोच, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा है दक्ष, दक्ष यानी अपने काम में श्रेष्ठ, जो परिचारक का काम है उसमें श्रेष्ठ होना चाहिए, उसको अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है बुद्धिमान, मतलब उसको बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होगा तो ही तो काम करेगा, अब पागल तो थोड़ी थोड़ी रखेंगे, तो परिचारक के गुण हैं।
क्वालिटीज ऑफ नर्स की अनुरक्त सूची दक्ष और बुद्धिमान। ठीक है, अब देखो रोगी के गुण। आड्यो रोगी विसग वश्यो ज्ञापक सत्वानपि। ये श्लोक आपको याद होने चाहिए, चारों का मतलब एक एक लाइन का श्लोक है, ये याद होने चाहिए आपको। सर सूची का मतलब क्या बताया था आपने? स्वच्छ, स्वच्छ, क्लीन, साफ, क्लियर, बिल्कुल स्वच्छ रहता है ना, साफ साफ कपड़े पहनना, अच्छे पहनना, एकदम स्वच्छ रहना, कोई गंदगी नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने सूची यानी स्वच्छ ऊपर लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे दोबारा मेंशन नहीं किया मैंने। दक्ष भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया डॉक्टर में, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। बुद्धिमान तो आप समझते ही हो। आरडी यानी क्या होता है? धनवान। रोगी हमेशा धनवान होना चाहिए। अगर क्लास डिसमिस हो जाए ना बीच में तो दोबारा मत ज्वाइन होना, ठीक है? अपन कंटिन्यू कर देंगे कल, है ना। आरडी यानी होता है धनवान। विसग वक्ष यानी वैद्य की बात मानने वाला। ऐसा पेशेंट होना चाहिए जो वैद्य की बात को माने समझे, ठीक है? ऐसे नहीं है कि भाई वैद्य ने बोला सुबह टैबलेट लेनी है, औषधि लेनी है, आप ले ही नहीं रहो, अरे डॉक्टर तो बोलता रहता है मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए रोगी। ज्ञापक, रोग को पूर्ण ज्ञान हो, उसे बता सके, मतलब रोग के बारे में पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए। रोग का सारा चिट्ठा बोलते ना, पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए कि भाई कैसे उत्पन्न हुआ, और डॉक्टर को बता सके कि मेरे डॉक्टर साहब मैंने ये किया था, मेरे ये बीमारी हो गई, मेरे दर्द होता है यहाँ पे, इस जगह पूरी बात बताए, कोई छुपाए ना उसको। और है सत्ववान। तो सत्ववान का मीनिंग क्या है? धैर्य युक्त, अधिक सहन शक्ति युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इंजेक्शन लगा रहा डॉक्टर तो उठ के भाग जाए, धैर्य युक्त होना चाहिए, टैबलेट लेने वाला चाहिए, कड़ी से कड़ी औषधि उसको ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। तो ये हैं रोगी के 4 गुण। मतलब धनवान, देखो यहाँ पे धनवान आया, तो कहने का मतलब है कि जो अपन पैसे लेते हैं वो जायज़ है। आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि पेशेंट से धनवान का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। विषय व्यक्ति यानी वैद्य की बात मानने वाला, रोग का पूर्ण ज्ञान हो उसे बता सके, मतलब ज्ञापक। और सत्ववान यानी धैर्य युक्त, अधिक सहन शक्ति युक्त, वो औषधि का पावर सहन सके, ठीक है। हाँ बच्चे, आए क्या वापस?